नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एशियन की क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जागरण। इसमें हम देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का डेट है गुरुवार 10 जून 2021, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें साल भर की न्यूज़ की तैयारी करनी होती है, कम से कम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, जब भी समय मिले प्रीवियस जो डाले गए हैं जितने भी न्यूज़ उसको देखते रहें और रिवीजन करते रहें बार बार। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूज़ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे खरीफ की एमएसपी घोषित, धान 1940 रुपये क्विंटल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। हमें ये इंपॉर्टेंट है खरीफ होती क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, ठीक, कौन लागू करते हैं, ठीक, ये सब चीज़ों को देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्जाम में कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं अधिकांशतः कृषि से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं और उसमें एमएसपी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, ठीक। चाहे वो पीटी की तैयारी कर रहे हो, मेंस की, वनडे की, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। सरकार क्या करती है कि बुआई से पहले, जैसे खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल है ना, इसकी बुआई अब शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये खरीफ की फसल को मानसून की फसल भी बोलते हैं। अभी मानसून आ गया हुआ है, ठीक। तो उससे पहले सरकार क्या करती हैं कि एक मूल्य निर्धारित कर देती है कि कौन से अनाज कितने में लेंगे, वो खरीदेंगे। अगर वो मार्केट में नहीं बेचते हैं तो सरकार को उतने प्राइस में वो जाके बेच सकते हैं, ठीक। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार डिसाइड कर देती है। कब? बुआई से पहले करती हैं। आपको ध्यान रखना है कब करती है, बुआई से पहले, ताकि किसान डिसीजन ले सके कि उनको वो खेती करनी है या वो फसल उगानी है या नहीं उगानी है। चलिए तो न्यूनतम समझ गए यहाँ पे। अब हम आते हैं, अब देखते हैं कि खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। खरीफ की फसल को मानसून की फसल भी बोलते हैं क्योंकि यह मानसून में ही, मानसून के समय जिस समय आती है मानसून, उसी समय इसकी बुआई होती है। तो चलिए हम खरीफ की फसल के अंतर्गत देखते हैं क्या है, बनता है हमारा बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ सबसे खरीफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें याद रखने की ज़रूरत है कपास और धान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपास तो नकदी फसल हो गया, लेकिन धान सबसे इंपॉर्टेंट है खरीफ की फसल में। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम बताते हैं उसको। वो बनाएंगे ऐसे, जैसे 3 आपको दे देंगे खरीफ की फसल, 1 डाल देंगे उसमें रबी की फसल। अब ये जैसे पूछेंगे वो कि बाजरा, धान, ज्वार, ए बी सी कर देंगे, 3 वो हो गए। एक यहाँ से रबी की फसल वो ले लेंगे गेहूँ। अब बोलेंगे इनमें से बताएं कि रबी की फसल कौन सी है, या इनमें से बताएं कि खरीफ की फसल नहीं है कौन सी। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें से याद रखना है गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ये सब जो है ना, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल में आपको याद रखना है धान सबसे इंपॉर्टेंट है, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, ठीक। उसके बाद कपास तो याद ही रखनी है आपको, ठीक, खरीफ की फसल के लिए। दूसरा अब आते हैं हम, सरकार ने इसमें क्या किया हुआ एमएसपी में, हम जानते हैं कि दाल की जो है हम आयात करते हैं, दाल का हमारे यहाँ उत्पादन कम होता है। तो दाल को, दलहन को बढ़ाने के लिए, दलहन के अंतर्गत बहुत सारे मूंग, अरहर, उड़द दाल, इनको बढ़ावा देने के लिए दलहन ने एमएसपी कुछ ज़्यादा रख दिया है, उसको प्रमोट कर रहे हैं उसको, ताकि इसमें हम आत्मनिर्भर हो सकें, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं मेन मून और पॉइंट देखते हैं हम इसका, ठीक। पॉइंट अब देखते एमएसपी में हमने देखा बुआई से पहले ही घोषित होता है, ठीक। इसको सुझाव कौन देता है? कृषि लागत एवं मूल्य मूल्य आयोग। ये जो एक आयोग है जो क्या करती है, सरकार को ये सुझाव देती है कि कौन से फसल का कितना प्राइस होनी चाहिए, कितनी एमएसपी होनी चाहिए। उसी के आधार पर, इन्हीं के आधार पे फाइनल डिसीजन, याद रखें ये सलाह देती हैं, ठीक। फाइनल डिसीजन नहीं लेती है, एग्जाम में ये भी बता सकते हैं कि फाइनल डिसीजन जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देती है एमएसपी की। गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। ओके, आपको ये याद रखना है कि उसका जो फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के पास, ठीक। ये फाइनल डिसीजन लेते हैं कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए। उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी तो पीएम है, मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका जो है वो होते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष होते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे समझ गए। एक और पॉइंट, 2-3 और पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, गन्ने का एमएसपी नहीं डिसाइड होता है, गन्ने के लिए अलग प्रोसेस होता है। उसमें हम एमएसपी के समान ही, लेकिन उसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोला जाता है। प्रोसेस सेम है, लेकिन
फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस कौन बताता है, सजेशन करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही सजेस्ट करता है कि गन्ने का प्राइस कितनी होनी चाहिए। इसी के आधार पर सरकार आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति डिसाइड करती है। तो गन्ने के लिए हो गया कौन सा, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ओके। और फसलों के लिए हो गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। यहाँ तो आप समझ गए होंगे। अब कुछ कमिटी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एमएसपी से संबंधित, ओके। चलिए देखते हैं। लक्ष्मीकांत झा, इन्होंने ही सजेस्ट किया था एमएसपी के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। इन्हीं के सुझाव पे 1965 से जो है ना एमएसपी आया, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो हिस्ट्री में चले गए, वो तो काफ़ी पुराने जैसे शुरू हुआ वो स्वामीनाथन आयोग, ये एमएसपी से इन्होंने ही 2004 के आसपास में ये सजेशन दिया था कि 50% जितने भी मूल्य का 50% एक्स्ट्रा दिया जाए। जैसे सपोज कीजिए अगर लागत 10 रुपये हो रही है किसी पर फसल पे, तो उसको 15 रुपया दिया जाए एमएसपी पे। 2018 में सरकार ने क्या किया कि 1.5 गुना कर दिया। 2018 के बजट में उन्होंने एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.5 गुना कर दिया। चलिए, तो एमएसपी से संबंधित आई होप आपको समझ में आया हो गई। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया जो अभी हम बताते हैं आपको, कितनी फसलों के लिए किया जाता है। अब आपसे यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों पे लागू होता है। नहीं, टोटल जो है ना, टोटल फसलों की संख्या कितनी है, 22, ओके। 22 फसलों पर लागू होती है। फसलों तो बहुत है, लेकिन सरकार जो घोषित करती हैं वो 22 फसलों पर करती हैं, ठीक। जिसमें से लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 पे अप्लीकेबल होता है। अब ये यहाँ पे अब कंफ्यूज मत हो, ठीक। अब हम बताते हैं कैसे। 22 पे तो सरकार घोषित कर देती हैं, ठीक। और लेकिन हम कह रहे हैं कि 24, 2 और बढ़ गया, ठीक। इतने पे न्यूनतम समर्थन मूल्य जितनी घोषित होती है उस पर लिया जाता है। अब इसके लिए समझते हैं, 20 को हम निकाल देते हैं, 20 को ऐसे लेते हैं, 20 प्लस 2, 22 पे तक डायरेक्टली वे सरकार घोषित कर दी कि इतना समर्थन मूल्य होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब क्या होता है कि उस 22 के अंतर्गत दो, एक सरसों है, एक नारियल, समझ गए, ठीक है ना। उस सरसों और नारियल का जो एमएसपी प्राइस डिसाइड होता है उसके आधार पे, सरसों का जितना डिसाइड होता है उतना ही पे सरकार जो है तोड़िया खरीदती है, और नारियल का जितना डिसाइड एमएसपी होता है जो करती है सरकार, उस पर जो है डिहस्क नारियल, ये दो है ना, ये दो जो इसका डिसाइड नहीं होता है, लेकिन उन 22 में से जो फसलों का डिसाइड होता है उनके आधार पर तोड़िया और डिहस्क नारियल का जो प्राइस डिसाइड होता है। डिहस्क नारियल किससे है, नारियल का जो एमएसपी डिसाइड होता है उस पर डिहस्क नारियल खरीदा जाता है, ठीक। और जो सरसों का जो डिसाइड होता है उस पर तोड़िया खरीदा जाता है। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाए, डायरेक्ट में देखा जाए तो 22 पे ही फसल पे ही जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। ये 22 फसल में जो है खरीफ के फसल भी हैं, रबी की भी फसल है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो 22 फसलों का जो है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ जो है खरीफ फसलों के लिए नहीं, इसमें रबी और खरीफ दोनों फसलों को जो है इंक्लूड किया जाता है, ओके। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, और यहाँ एक चीज़ बता दें, एसएन के क्लासेज इन जो सारे चीज़ों को जो बता रहे हैं इनके साथ कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड करके जो हम लोग नोट्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो वीडियो उसका जो अलग करेंट का जो हम वीडियो बना रहे हैं नोट्स में, उसमें भी बोल कर ही पढ़ाएंगे आपको। उसमें जो बना रहे हैं उसमें और सारी जो कुछ पॉइंट छूटी हुई है, कुछ कमिटी जो छूटी हुई है, या कुछ पॉइंट इससे जो छूटे होंगे वो आके आपको जो उस नोट्स में जो पढ़ेंगे हम, तो कंप्लीट अपना होलिस्टिक जो है ना आपकी एक तैयारी हो जाएगी, ओके। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा चीनी ऐप। ये एक जान लेना है आपको, जानकारी के लिए है, एग्जाम में पूछने वाले नहीं है। चीनी ऐप के जरिए 5 लाख लोगों को 150 करोड़ का चूना लगा। हो यह रहा है कि चीनी ऐप है एक पावर बैंक और ईजी प्लान। ये जब ऐप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो कुछ सब्सक्रिप्शन के बाद, कुछ करने के बाद आपको पंजीकरण करवा रहे हैं। पंजीकरण करवाने के बाद कुछ प्रोसेस के बाद वो आपको मेंबरशिप बना के इसमें चीट हो रहा है। तो कृपया आप लोग पावर बैंक और ईजी प्लान का प्रयोग ना करें। कुछ भी ऐप डाउनलोड करने से पहले सोचे समझे, अगर कोई दोस्त की जानकारी हो तो उनसे पता करें कि ये ऐप कैसा है, ठीक। नेक्स्ट, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। चलिए अब आते हैं, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है क्या, शोध के क्षेत्र में, ठीक, IISc बेंगलुरु दुनिया का शीर्ष स्थान बना। अब याद रखें, आप ध्यान रखें, शोध के क्षेत्र में
गलत मत कीजिएगा, मिस्टेक, शोध के क्षेत्र में बना है, ठीक। IISc बेंगलुरु दुनिया का शीर्ष स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे वर्ल्ड में, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक। भारतीय विज्ञान संस्थान, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दुनिया का पहला स्थान हासिल करने वाला जो है ना इंस्टीट्यूट बन गया है, ठीक। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, देखिए ये जारी किया जाता है QSA का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ठीक। क्वारेली साइमंडिस, ओके, क्वारेली साइमंडस, इसे QS भी बोलते हैं। ये जारी क्या करते हैं, ये जारी करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में कौन कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसका एक रैंकिंग जारी करते हैं, ठीक। तो यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इस रैंकिंग में सिर्फ 100 में से एक भी भारतीय संस्थान को जगह नहीं मिली है, याद रखिए 100 में से एक भी भारतीय संस्थान को जगह नहीं मिली है। तो फिर हम प्रथम क्यों बोल रहे हैं IISc को, तो IISc को प्रथम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वो जब हम शोध की बात करते हैं 100 में तो कोई हमारे देश में कोई विश्वविद्यालय तो आया ही नहीं है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम शोध लगा देते हैं, शोध के क्षेत्र, अब शोध के क्षेत्र लगा देते हैं, वैसे ही हमारा आ जाता है IISc बेंगलुरु, ठीक। कौन, भारतीय विज्ञान संस्थान आ जाता है। जैसे ही शोध लगाइएगा, मतलब एक टर्म लगा दिए कि शोध के क्षेत्र में कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो शोध के क्षेत्र में आ जाते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, ओके। आप आई होप समझ गए होंगे। 100 में भी, 100 के बाद भी हमारा जो है ना कोई भी संस्थान नहीं आया है, लेकिन शोध लगा देते हैं तो हो जाता है भारतीय विज्ञान संस्थान। जारी कौन करती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो करती है क्वारेली साइमंडस, ठीक। इसका फुल शॉर्ट नेम है, ये फुल फॉर्म हो गया क्वारेली साइमंडस, QS इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ओके। सालाना जारी किया जाता है, याद रखें सालाना जारी किया जाता है, ठीक। पहली बार, सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, पहली बार जो JNU आया है, इससे पहले JNU परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे थे शायद, इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन पहली बार JNU जो है ना इनके लिस्ट में आया है। हालांकि ये भी 100 के बाद ही है, 100 से पहले नहीं है, ये तो खैर 501 510 के बीच के आसपास पहुँचे हुए हैं, ठीक। तो 100 के अंदर में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं। शोध लगाएंगे, शोध के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पे कौन आता है, हमारा बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान। आई होप आपको समझ में आ गया। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये दिमाग में एक ही बार में घुस जाए, ठीक। बाकी जो भी कुछ छूटेंगे, जो नोट्स में हम पढ़ाएंगे उसको जो है ना अच्छी तरह से डिटेल में, वहाँ तो ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको कहीं फिर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये देखिए आप, इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए आ गया। आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ट्रिप्स किस देश से संबंधित है, ट्रिप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पहले ही बोला था एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे उनसे जुड़े कितने भी संस्था हो, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। VVI हो जाता है सबसे टॉप पे, अगर क्वेश्चन में रखा जाता है तो एग्रीकल्चर ही रखा जाता है। क्यों, क्योंकि आज में हमारे देश में जो है ना सब जो है अधिकांश जो है ना गांव में ही रहते हैं, और गांव किस पे डिपेंड है, अधिकांश एग्रीकल्चर पे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो 50% ऊपर जो लोग हैं वो कृषि पर ही डिपेंडेंट है, और कृषि से रिलेटेड संस्था हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने ऊपर देखा जो कमेटी बनी थी उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर उसके हेड बने हुए हैं, ठीक। थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर में समस्या क्रिएट हो जाती है तो हमारी इकोनॉमी की अस्त व्यस्त हो जाती है। जैसे मानसून अगर इस साल तो अच्छा अनुमान किया गया कि इस साल आएगा, मानसून अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो हमारी अर्थव्यवस्था पे उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कृषि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उसको छोड़े नहीं। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। अब हम ट्रिप्स किससे संबंधित है, ब्रिक्स से, WTO से, WTO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ओके, और आसियान। ट्रिप्स जो संबंधित है वो WTO से संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए आते हैं न्यूज़ क्या है। वैक्सीन पेटेंट में छूट पर WTO में भारत को पहली कामयाबी तो अभी मिली नहीं है, लेकिन ये पेपर में लिख दिया गया है। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भारत ये प्रयास कर रही है कि पेटेंट में छूट दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीन बनाने के लिए कुछ ही कंपनी के पास पेटेंट है, सारी कंपनियां नहीं बना सकती। जिस कंपनी के पास पेटेंट है उन्हीं वही बना सकती है। तो सरकार ये प्रयास कर रही है हमारी कि पेटेंट में छूट दिया जाए ताकि और भी कंपनियां उसको बनाएं। इसके लिए ये मुद्दा कहाँ पे है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। कहाँ पे बातें चल रही है, ये बात चल रही है ट्रेड
रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल में ये मुद्दा चल रहा है कि ये जो है ना, जो प्रॉपर्टी राइट का जो मुद्दा है वो जो उसको बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको बोलते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार में जिसके अंतर्गत जो कुछ ही कंपनियां जो वैक्सीन बना रही है किसका, कोविड को, उसको छूट दिया जाए ताकि और कंपनी बनाए, ताकि और सारे पूरे देश विश्व में बनने लगे, ताकि जो है ना इसकी स्कार्सिटी नहीं रहे, ठीक है ना, कम दाम पे भी वैक्सीन लोगों को मुहैया हो सके, ठीक है ना। उसमें यह सरकार जो है हमारी प्रयास कर रही है, उसकी मीटिंग फिर अगले 21 जुलाई को होने वाली है, ठीक है ना। इसमें यह मुद्दा चलेगा और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो WTO के जनरल काउंसिल, याद रखें WTO की जनरल काउंसिल भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है WTO का, जो डिसीजन लेती है, ठीक। आइए अब देखते हैं हम इसमें क्या मुद्दा है। सबसे देखें, पेटेंट में छूट की बात कर रही है। पेटेंट में छूट सिर्फ पेटेंट की छूट ही नहीं देने के लिए बात कर रहे हैं, उनमें ये कह रहा है कि कच्चे माल में भी छूट दिया जाए, क्योंकि गुणवत्ता थोड़ी सी कम भी हो तो उस पर भी छूट दिया जाए। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सब जैसे अच्छी अच्छी कंपनियां जो यूज कर रही हैं और अच्छे कच्चे माल की यूज कर रही होगी, तो जो छोटे छोटे कंपनी को मिलेगा वैक्सीन बनाने के बाद मिलेगा, अगर पेटेंट में छूट मिलेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास अच्छे अच्छे कच्चे माल भी हो। तो अगर अच्छे कच्चे माल ना हो तो उसमें भी थोड़ी सी रियायत दी जाए, 3 सालों के लिए कम से कम रियायत दी। इन सब बातों का मुद्दा चल रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रिप्स, किस देश से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। टीचर एंड एडल्ट एजुकेशन का भी तैयार होगा नया पाठ्यक्रम। चलिए इसमें क्या बातें हैं, देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लेके आ रही है। कब से लागू होगी? 2022 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लेके आ रही है। इसमें एक होलिस्टिक पैकेज है, समझिए, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है एजुकेशन को सुधारने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। स्कूली शिक्षा को, ठीक है ना, इन्होंने कहा है कि पहले जो इसमें मुद्दा था स्कूली शिक्षा पे ध्यान दिया गया था, बच्चों पे ध्यान दिया गया था कि उनकी पढ़ाई में को अच्छा से अच्छा बेहतर किया जाए, लेकिन इनमें अब बात किया गया है, मंत्री जी ने, मैंने शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, उन्हें किन्हें कहा है, NCERT, जानते हैं नेशनल लेवल पे NCERT वर्क करती है एजुकेशन के मामले में, ठीक, और स्टेट लेवल पे जो वर्क करती हैं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हर स्टेट में, ठीक है ना, SSCRT होती है। तो नेशनल लेवल पे NCERT हर स्टेट के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है ना, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद वर्क करती है। ये सब मिलके एक चैनल बनाए हुए, क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क है पूरे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए, ठीक है ना। जैसा आदेश मिलता है उसी अनुसार ये लोग क्या करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं। तो इसमें अब मंत्री जी ने बोले हैं, प्रशिक्षण शिक्षा मंत्री, कि आप क्या करें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बन रही है उसके अंतर्गत पहले एजुकेशन के स्कूली शिक्षा के लिए थे, अब क्या करना है, उन्होंने 2 पॉइंट और बोली है कि अब शिक्षकों की शिक्षा उनको भी इंक्लूड कीजिए, उनके भी पाठ्यक्रम को इंक्लूड कीजिए, और वयस्कों की शिक्षा इसको भी इंक्लूड कीजिए। यानी अब हो गए टोटल 3 इंक्लूड। स्कूली शिक्षा तो होंगी होंगी, अब एडल्ट एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना, टीचर एजुकेशन की और एडल्ट एजुकेशन, इसको भी इंक्लूड कीजिए, इसके लिए भी एक खाका तैयार कीजिए। तो सब खाका किसके अंतर्गत होगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत होगा। अभी ये लागू नहीं है, 2022 से इसको जो है ना, इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2022 से शुरू किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम पुस्तक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नए पाठ्यक्रम पुस्तक से पढ़ाई करने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ठीक है ना। अभी खाका कहीं तैयारी में लगे पड़े हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे लिए मुद्दा है जो लोकेशन से है। लोकेशन के लिए आपको बता दें कि जितने भी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उसको क्या करेंगे, या तो मंथ में या वीकली में जो वीडियो हम करेंट का बनाएंगे उसको अच्छी तरह से बाय द मैप के थ्रू जब आपको पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो जब तक नोट्स बनवाएंगे, खुद लिखेंगे, आपसे भी लिखवाएंगे। आपको बता दें, नोट्स प्लस रिवीजन, अगर ये नहीं करते हैं तो नो सक्सेस, नो नोट्स नो रिवीजन नो सक्सेस, मूल मंत्र है यह, समझ जाइए आपका, ठीक है ना। अब देखिए कतर कहाँ है, एक फारस की खाड़ी में स्थित है। इधर देखिए ईरान, चबहार पोर्ट के बारे में सुने होंगे आपने, नहीं सुना जो नए बच्चे हैं बता देना, चबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। और इस साइड में देखें, वेस्टर्न साइड में सऊदी अरबिया थोड़ा सा भी है, तो देखिए ईरान हो गया, ईस्टर्न साइड में सऊदी अरबिया। ये जो छोटा सा देश आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये छोटा सा जो देश आप देख रहे हैं, ठीक,
सॉरी, ये जो छोटा सा जो देश देख रहे हैं आप, ठीक, ये जो है ना, यही है कतर। इसकी राजधानी कहाँ है? दोहा। चलिए, अब हम इसको देख लिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो कृपया कमेंट करके बताएं कि थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं कोरोना से जंग। कोरोना के बारे में आपको बता दें, ठीक है ना। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए बनेगा यहाँ से, देखिए ना, तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो बी सेल और टी सेल, इम्यून सिस्टम में हो सकता है बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे सेल होंगे, उसमें बी सेल और टी सेल्स, ठीक है ना, ये मेनली जो है ना इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, वायरस से लड़ते हैं, वायरस से वो लड़ते हैं। कौन सा सेल? इम्यून सिस्टम के अंतर्गत बी सेल और टी सेल्स, टी सेल्स दो जो है ना, वो क्या करते हैं, वायरस से लड़ते हैं। वायरस से लड़ने के दौरान वो एंटीबॉडी का निर्माण भी करते हैं। तो मुद्दा यहाँ क्या है कि कोविड में जो वैक्सीन लिया जा रहा है, जो ले रहे हैं लोग, तो ये यह कर रहे हैं कि तीसरी जो लहर आएगी, तीसरी आने वाली है, ऐसा अनुमान है, आएगी ही लहर, ठीक है ना। तो क्या ये जो वैक्सीन अभी लिए हैं वो हेल्पफुल है या नहीं है, कि आप बूस्टर डोज एक नया डोज की बात कर रहे हैं कि बूस्टर डोज भी ले लेना चाहिए, ताकि कंप्लीटली जो है ना किसी तरह का वायरस आए तो बचा जा सके, कोविड का जो वायरस है उससे बचा जा सके। तो बूस्टर डोज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये है, सबसे पहले तो हमने देखा, समझते हैं पूरी बातों को, ठीक है ना, कि इम्यून सिस्टम में बी सेल और टी सेल्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो है इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार, इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक। वो वैक्सीन जो वो क्या होता है, वायरस से लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो वायरस हम जो वैक्सीन जो ले रहे हैं अभी, उससे क्या कर रहा है, वैक्सीन जो है ना, जो एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता होती है ना, उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना। जो हमारे नेचुरल एक एंटीबॉडी जो बी सेल्स है, टी सेल्स है, जो वैक्सीन अभी लिए होंगे, जो उनकी जो है ना, उनमें जो है ना एंटीबॉडी की निर्माण की क्षमता को बढ़ा दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। जब भी वायरस अटैक करेगा तो उनमें उतनी शक्ति होगी कि वो वायरस को किल कर सके, ठीक। फिर भी क्या होता है कि ये वायरस को जो लड़ने की जो क्षमता होती है, मान लीजिए कि आपने वैक्सीन लिया, ठीक, आप में वो इम्यून सिस्टम आ गया कि आप वायरस से जो है ना लड़ सकें, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब ये वायरस से लड़ सके तो एक तो टाइम लिमिट होगा कि ये वैक्सीन ले लिए हैं तो कितने समय तक ये वैक्सीन जो है ना इफेक्टिव रहेगा, कितने समय तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, ताकि उस तरह के वायरस आए तो उससे वो लड़ सके। तो इस पर मुद्दा ये आ रहा है कि कुछ में है कि ये लंबे समय तक जो है वायरस जो है, जो इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग रहता है लड़ने के लिए, उस तरह का इम्यून सिस्टम, ठीक, लड़ने के लिए वायरस से, ठीक है ना। कुछ क्या होगा कि वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे लड़ने की क्षमता। तो हमें क्या करना है, तभी बात की जा रही है कि बूस्टर डोजेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बूस्टर डोजेज की बातें की जा रही है कि बूस्टर डोज ले या नहीं लो, समझे आप, समझ गए। एक बार और रिकप कर बताएं, ठीक। बी और सी सेल्स, बी और टी सेल्स इम्यून सिस्टम में नेचुरली जो होते हैं, वैक्सीन जो हमारे वायरस से लड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, जो वैक्सीन ले रहे हैं, वो वैक्सीन लेने के बाद इसकी क्षमता बढ़ गई, ओके, क्षमता बढ़ गई, ठीक। अब क्षमता बढ़ गई क्योंकि ये एंटीबॉडी जो है ना निर्माण कर दिया बॉडी में हमारा, अब क्षमता जो है हमारी पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा हो गई, किसके परिप्रेक्ष्य में, उस वायरस से लड़ने के लिए। इसमें भी याद रखना है, पर्टिकुलर जिस वायरस के लिए वैक्सीन लगा है ना, ठीक है ना, उस वायरस से लड़ने के लिए। अगर दूसरा कोई वायरस अटैक कर रहा है तो हो सकता है ये कमज़ोर पड़ जाए हमारा, ठीक। और स्पेसिफिक हम कर रहे हैं ना, वैक्सीन लगा रहे हैं किसके लिए, कोविड के लिए लगा रहे हैं, ठीक। तो अब उससे लड़ने के लिए अभी मुद्दा ये है कि हमने वैक्सीन लगा लिया, कि कोविड का वैक्सीन लगा लिया। अब क्या है कि नए नए वेरिएंट आ रहा है वैक्सीन, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोविड के, ठीक। तो वो वेरिएंट क्या, ये जो वैक्सीन लगाए हैं हम, ठीक, ये हमारा जो नेचुरल है, जो वैक्सीन का जो लगाए हुए हैं उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ है, क्या जो नए वेरिएंट आएंगे कोविड के उससे लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, और लड़ेगा तो कब तक लड़ेगा, ठीक है ना, यही मुद्दा है। तो इसी पे मुद्दा चल रहा है कि क्या हमें बूस्टर डोज मतलब और स्ट्रॉन्ग डोज लेने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग डरने की बात नहीं है, ठीक। फिर हम जब लोग नोट्स में पढ़ेंगे ना, उसमें तो आप उसमें बहुत अच्छी तरह से फिर समझाएंगे। यहाँ तो मैं पूर्णतः कोशिश किया हूँ कि अच्छी तरह समझाऊँ, ठीक। फिर भी वहाँ आप चलिए, एक जनजाति अभी न्यूज में आया है, इम्पोर्टेंट है,
देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे छोटी हिमालय जनजाति, सबसे छोटी हिमालय जनजाति कौन है? बनरावत, बनरावत जनजाति आई है, ठीक। उत्तराखंड की सबसे छोटी हिमालय बनरावत जाति आई है, ठीक। जनसंख्या इनकी मात्र 650 ही है। क्यों न्यूज में आई है? इनको जो है ना कोविड अभी तक नहीं लगा है, इन्होंने कंप्लेन कर दिया है हाईकोर्ट में, याचिका उसका शायद दायर कर दी है इन्होंने कि इनको अभी तक कोविड का कोई भी सुविधा नहीं मिला है। ये सारे जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ठीक। कहाँ पे रहते हैं? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, याद ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहे तो कोई भी बात नहीं, ठीक है ना। उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड याद रखें, उत्तराखंड में बनरावत जनजाति जो है, ठीक है, ये आदिम जनजाति है, याद रखें, आदिम मतलब प्राचीन जमाने से लेकर समझिए आप इसको, ठीक है ना, बनरावत जनजाति उत्तराखंड के। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े पढ़ा के तो भागना नहीं पड़ेगा, ना तो समस्या हो जाएगी, ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको तो कुछ समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी सी लंबे वीडियो हो जाए तो डरने की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सही नॉलेज, सही ज्ञान मिलनी चाहिए, एग्जाम में काम आनी चाहिए, अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की हम प्राप्ति करें, ठीक है ना। समय दे दें, कोई बात नहीं, डरे नहीं, ठीक है ना। यहाँ कल भी हमने न्यूज में देखा था LOC पाकिस्तान और इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल इसका नाम है, ठीक है ना। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कहाँ पे? LAC, एक है LOC, एक है LAC हो गया इंडिया और चाइना, इंडिया चाइना, ओके। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान और इंडिया, बिल्कुल याद रखें, भूले नहीं। वनडे टाइप वाले बच्चे जो हैं उनको तो खैर रट्टा ही मार दे इसको। ये अच्छी आर्टिकल है, जिनको कृषि के बारे में पढ़ना है पढ़ सकते हैं, हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। जब मेंस की तैयारी करेंगे उस समय एक अच्छे से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखना ये, इसमें ये मुख्यतः हम बता देते हैं क्या बातें किया गया है कि कोविड के चक्कर में जो है ना, कोविड में देखें तो सारी की सारी जो है ना, सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, सबकी स्थिति खराब है, ठीक। लेकिन कृषि ऐसा सेक्टर है कि थोड़ी फ्लक्चुएशन के साथ अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा क्या, बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस किया जा रहा है। और यह मानसून जो इस बार अच्छी आने वाली है, इसमें और अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और परफॉर्मेंस कर रहा है। हमारा जो है ना निर्यात बढ़ा ही है, देखा जाए तो हमारा निर्यात जो है कृषि में बढ़ा ही है, चाहे वो आप हमने जो प्रोडक्शन किए हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे वो फूड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हमारा निर्यात बढ़ा है। अनाज के मामले में भी हमने जो निर्यात को बढ़ाया है। और सब जो देश है कोविड में अनाज का निर्यात उन लोगों को घट गया है, लेकिन हमारा बढ़ा ही है निर्यात के मामले में, ठीक है ना। तो हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कृषि के मामले में, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सकल घरेलू, जो सबसे मुद्दा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको क्या बोलते हैं GDP, कौन प्रकाशित करता है, कौन बताता है हमारी GDP हमारी कितना रहा? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ओके, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट केस, कृषि से संबंधित दम कंसंट्रेट हो जाना है, फोकस हो रहा है, जहाँ भी बात करें कृषि से फोकस हो जाना है, चाहे वो मेंस में हो, चाहे PT में हो, कहीं लिखना भी हो, तो कृषि से क्वेश्चन तो बस याद ही रख लेना है उसको। तो चलिए, तो कौन? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ओके। कौन? GDP को बताता है कि हमारी GDP कितनी है, इन्फॉर्मेशन देता है GDP के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको। 2021 बारे के बाद इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस अच्छा है, मानसून अच्छी होगी, ठीक है ना, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। चलिए, एक पॉइंट ऊपर हमने छोड़ दिया है, चलिए उन्हें बात जब इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है, आपको पता हो तो बताइए, ठीक। नहीं पता होगा तो कमेंट में कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपको बताने का। फिर भी चलिए, कुछ समय बच जाएगा तो आपको लास्ट में बता देंगे कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है। ये बेसिक फैक्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है क्या फैक्ट है। इसके आधार पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो नहीं, न्यूज़ देखते हैं, ओके। चलिए न्यूज़ देखते हैं हमारा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए SPV को गठन किया जाएगा। अमृतसर कोलकाता का औद्योगिक गलियारे, सबसे पहले समझना है कि देश में उद्योगों को विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, सरकार एक नेशनल लेवल प्रोग्राम चला रही है, औद्योगिक गलियारा, नेशनल औद्योगिक गलियारा, समझे, ठीक है। उसके अंतर्गत उन्होंने 11 जो है ना इंक्लूड किए गए हैं औद्योगिक गलियारे बनाने के लिए।
समझिए 11, यहाँ पे ध्यान रखें 5 मुख्य हैं, 5 मेनली है, ठीक है। जो उनमें से एक जो है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, इस तरह 4 और इंपॉर्टेंट है, और ये चारों को ही एक्सटेंड कर करके किया जाएगा, जिसको उन्होंने टोटल 11 जो है दिए हुए हैं। बजाते गवर्नमेंट के साइट पर दिया हुआ है कि 11 है, ओके। गवर्नमेंट के साइट पर कितने हैं? 11 है, ध्यान रखें, ओके। लेकिन मुख्यतः जो है ना एक बड़े बड़े से जिसको बोल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े से जो प्लान है, ठीक है ना, उसका 5 है गलियारा बनाने की, ठीक है ना, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है 7 स्टेट से क्रॉस करेगी। अमृतसर टू पंजाब टू वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ दिया पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल से होकर गुजरेगा ये, ठीक है ना, 7 स्टेट। इसका जो नॉर्थ पॉइंट है अमृतसर, साउथ पॉइंट हो गया धनकुर, धनकुर 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 जो है ना कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह आ गया कि देखिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है, ओके। स्पेशल पर्पस व्हीकल होता क्या है? यह एक संस्था बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि जो भी हम प्लान प्रोजेक्ट ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट को क्या करे, समाप्त करे, बनाए समाप्त करे, ठीक है ना। और फिर जब वो समाप्त हो जाए तो जनरली जो स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, उसको जो है ना बंद कर दिया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ वही बात कर रहा है, समेकित निर्माण समूह के स्थापना के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। किसको? उत्तराखंड को। उत्तराखंड एक स्टेट है, उसको जो है ना सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की अनुमति दे दी है, ठीक है ना। वो बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है ये उत्तराखंड से होते हुए भी जा रही है, तो उनके इलाके में जो उतने क्षेत्र में जो पड़ता है उनका, वहाँ पे वो स्पेशल व्हीकल जो बनाएंगे, ठीक है ना। कि एक याद रखें, ये जो है ना वैधानिक है, वैधानिक संस्था है, एक लॉ के अंतर्गत बनती है, नियम के अंतर्गत बनती है, ठीक है ना। स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बोलते हैं, ठीक है ना, SPV, ठीक है ना। ये जो है ना ये बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ तो आपने देख लिया 7 स्टेट स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के लिए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है उत्तराखंड का। उसी तरह स्पेशल पर्पस व्हीकल देखेंगे आप तो 7 स्टेट जो है ना वो भी अपने अपने बनाएंगे, ठीक। अब ये इंप्लीमेंट चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है खुरपिया फॉर्म। खुरपिया फॉर्म याद रखिए, खुरपिया फॉर्म हर देखेंगे 7 स्टेट जो है ना, 7 स्टेट में अभी तत्काल में देखा जा रहा है एक एक हर स्टेट में, यानी 7, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है ना। एक ऐसा क्लस्टर बनेगा जिसमें हर तरह की सुविधा होगी, औद्योगिक केंद्र को स्थापित है ना, एक ऐसा औद्योगिक केंद्र स्थापित होगा जिसमें सब तरह की सुविधा होगी, उसमें उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। औद्योगिक केंद्र क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। सबसे पहले समझे 7 क्या है, ठीक। एक सपोज कीजिए एक स्टेट है, हमने ये स्टेट माना, एक स्टेट में तो एक तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक, सॉरी एक स्टेट में, ठीक, एक स्टेट मान लेते हैं, ठीक, एक स्टेट मान लेते हैं, ठीक। इसमें जो है ना यहाँ से सपोज कीजिए ये कॉरिडोर गुजर रहा है, ठीक। हाँ, कॉरिडोर में याद रखिए कि इसका इफेक्टिव एरिया जो है ना, ये पूरा आप ऐसे चलिए होलिस्टिक वे में समझाते हैं आपको, ये होलिस्टिक वे में समझिए। ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये हो गया हमारा पंजाब। इसका जो एरिया जो रखा गया है, ये जो पूरे यहाँ से यहाँ तक एक है ना, ठीक है ना, इसका एरिया इफेक्टिव एरिया जो है, इफेक्टिव एरिया जो है ना 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी वो इफेक्टिव एरिया, ठीक। ये है क्या? ये हो सकती है रेलवे लाइन हो, ठीक है ना, रोड हो, ठीक है ना। इसके आसपास में जो है ना, यहाँ पे सपोज कीजिए आसपास में, ठीक है ना, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ जहाँ जो सिटी है उसको विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। ये समझिए कंप्लीट होलिस्टिक, जिससे एजुकेशन में हमने देखा ना, इस तरह ये उद्योगों को विकास करने के लिए एक होलिस्टिक पैकेज है, जिसमें हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, समझे। इसमें सिर्फ उद्योग ही इंपॉर्टेंट याद रखना कि हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक की व्यवस्था किया जाएगा, सोलर प्लांट की व्यवस्था किया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन बनेगा कहाँ पे? ये जो है ना, जो यहाँ से जो गलियारा ये जाएगी, गलियारा मतलब आप ऐसा समझिए एक रोड कनेक्टिविटी, मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे एक इंडस्ट्री हमने स्थापित कर दी, आपको चलिए
अब सपोज कीजिए कि इस दोनों के दोनों ये हमारा कितना इफेक्टिव एरिया है, ये लेंगे दोनों गलियारे की तरफ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के रेंज में उद्योगों की जितनी भी सिटी है, अच्छे अच्छे सिटी, उसको तो डेवलप किया ही जाएगा 200 किलोमीटर के। प्लस हर स्टेट में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनाया जाएगा, हर स्टेट में भी है, जो समझिए एक तरह का हब होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट औद्योगिक केंद्र होगा। औद्योगिक केंद्र तो बहुत बनेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हर स्टेट में बनाया जाएगा। अभी कितने हैं, 7 बनाने की जो है ना, 7 बनाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं जो यहाँ पे देखें खुरपिया फार्म कहाँ पे, उत्तराखंड में एक जो है इंटीग्रेटेड क्लस्टर होंगे। ऐसे तो बहुत सारे औद्योगिक केंद्र भी बनेंगे वहाँ पे, ठीक, लेकिन एक जो बनेगा एक मेन होगा, समझिए आप, मेन समझ जाइए, ऐसे समझिए, समझने के लिए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा, ठीक। तो उसी तरह बिहार में, यूपी में देख रहे हैं तो भावपुरा में एक इंटीग्रेटेड क्लस्टर बनेगा, उस तरह बिहार में, उस तरह वेस्ट बंगाल में एक जो है ना हर में बनेगा। प्लस उसके बाद औद्योगिक केंद्र तो और सारे होंगे ही होंगे, ठीक है ना। चलिए आप ये लगता है कि आप समझ गए होंगे, आप, आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको जो है ना इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ठीक है, इसका नेतृत्व करने के लिए इसका किसको दिया गया है, तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, समझे, यहाँ दिया हुआ देखिए NICIIT, ठीक है ना, ये देख लीजिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, इसको जो है ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ना कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए, बल्कि और जितने भी गलियारे विकसित करने हैं वो जो है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट ही करेगा, ठीक। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको तो ये याद ही रख ले, ठीक ना, ये उनके लिए वनडे टाइप के, अमृतसर कोलकाता गलियारा तो खैर उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो जाता है, लेकिन वो तो याद ही रख ले कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन पर साल रहते हैं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ओके। जो अन्य टाइप की तैयारी कर रहा है वो तो स्टेट याद रखे कौन किन स्टेट से गुजर रहे हैं। खुरपिया फार्म कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे एक है इनर लाइन परमिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, वनडे टाइप के बच्चे के लिए, ठीक है ना। ये जो है ना ये बनाया गया था बंगाल इंडियन ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन कब आया था, 1873 में ब्रिटिश ने, ठीक है ना, ब्रिटिश शासकों ने इसको बनाया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, इसको उन्होंने बनाया था, उन्होंने लाया था। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रावधान किया था इनर लाइन परमिट की। क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है वहाँ पे संसाधनों का दोहन करे। कैसे, तो समझते हैं, इसको समझे। जिस समय ये लाया गया था इसके अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इनर लाइन परमिट के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन है। इनर लाइन परमिट के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन था कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेंगे, और सपोज कीजिए कि जो मेन लैंड, समझिए कि जो यूपी बिहार MP ये सब यहाँ के जो व्यापारी लोग अगर चाहेंगे वहाँ जाके व्यापार करना, व्यापार के लिए बढ़ावा देना, तो उनको अब क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है उन पर रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कम ही जाना पसंद करेंगे। ये था उनका मेन मुद्दा, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, वहाँ के दोहन के लिए ये जो रेगुलेशन लाया गया था उसके अंतर्गत इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई। इनर लाइन परमिट क्या होता है, एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज, मतलब एक समझिए एक डॉक्यूमेंट है जो एक परमिशन देता है आपको कि आप उस इलाके में जाएं। अब इस इलाके में जा सकते हैं, परमानेंट के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जैसे टूर घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, कुछ समय के लिए रहने के लिए जाएंगे, लेकिन परमानेंट के लिए आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी जो है ना, अभी 4 स्टेट में, ये 4 स्टेट में जाने के लिए आपको कोई भी जो अदर स्टेट से जाते हैं तो उनको देना पड़ेगा, जो नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ जाने के लिए आपको जो है परमिट लेना पड़ेगा। पहले जो था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में था। 2019 में जो है ना, 2019 में राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी थी, किसके लिए, मणिपुर के लिए, ठीक है ना। अब याद रखें किसी भी स्टेट में अगर यह इनर लाइन परमिट लागू करना है, देखिए याद रखिए, लागू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनर लाइन परमिट तो लागू हो गया, चलिए भाई इस स्टेट को इनर लाइन परमिट की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इनर लाइन परमिट में
जो है ना जो आदेश देंगे, आदेश जो कौन करेगा, और राज्य सरकार करेगा। समझ में आ रही है? देखिए, जो एक तो सबसे पहले इनर लाइन परमिट को स्टेट के अंतर्गत लाना, इनर लाइन परमिट के अंतर्गत किसी स्टेट को लाएगा, कौन लाएगा, वो फिर प्रेसिडेंट लाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, अब मान लीजिए कि एक नियम बन गया, अब उस नियम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है ना। राज्य अधिक कहेगा कि हाँ ठीक है भाई, इसलिए स्टेट में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था तो है, मतलब लागू है, इसलिए हम आपको वो इतने दिनों के लिए या जो भी उनके नियम बनाएंगे उसके अनुसार वो आपको आदेश देंगे या आदेश देंगे वहाँ जाने के लिए, ठीक। अगर स्टेट को इनर लाइन परमिट के अंतर्गत लाना है तो प्रेसिडेंट के अंतर्गत अधिकार है देने के लिए, ठीक। अगर ठीक है ना, आपको इनर लाइन परमिट के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए, कुछ समय के लिए जाना है तो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, राज्य देगी आपको अधिकार, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है एक, चलिए आप देखते हैं कौन सा है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपने देखा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब के सब चारों स्टेट जो है ना म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं, याद रखें, सब के सब चारों म्यांमार से बॉर्डर स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरी बात, किसी विदेशी नागरिकों को जाने के लिए क्या इनर लाइन परमिट की जरूरत होगी? नहीं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था है, उनको इनर लाइन परमिट उनको नहीं चाहिए, उनको संरक्षित क्षेत्र परिषद परमिट की व्यवस्था होती है उनके लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विदेशी नागरिक को क्या इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, उनको इनर लाइन परमिट की नहीं, इसी तरह के अलग जो व्यवस्था की गई है, संरक्षित से क्षेत्र परमिट की उनको लेने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे बात की गई है कि पूर्वोत्तर से रिलेटेड जितने भी हमारे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, सांस्कृतिक है, ठीक है ना, उनको बारे में पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाए, ताकि जो नॉर्थ वाले बच्चे हैं, जो अदर मेनलैंड वाले बच्चे हैं, उसको पढ़े, उसके बारे में जाने, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम ही जानकारी है। वो एक तरह से लगता है कि जैसे सांस्कृतिक रूप से हिस्टोरिकली, ठीक है ना, सांस्कृतिक रूप से जो है ना, और अर्थ और तरह से जो है ना, वो अलग अलग थलग ही पड़े हुए दिखाई देते हैं हमें, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेन मुद्दा ये बातें कर रहे हैं, ये इस आर्टिकल में उस बातें कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, सीबीएसई के जो सिलेबस है, उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को, उनके वहाँ के कल्चर को, साहित्य को, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करे, ताकि बच्चे जाने उसके होलिस्टिक में कि वो भी जो है हमारे देश का ही पार्ट है, वो भी अभिन्न अंग है, ठीक है ना। इनर लाइन परमिट सब देखिए, यहाँ गोल्डन ट्राइंगल आया है, इस शब्द में एक गोल्डन ट्राइंगल शब्द आया है, ठीक है ना। गोल्डन ट्राइंगल है क्या, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वनडे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल जो है ना, ये म्यांमार, थाईलैंड और चाइना, म्यांमार, थाईलैंड और चाइना, ठीक है ना, इन तीन देशों के बीच में है ये। देखिए, ये गोल्डन ट्राइंगल बनाया गया है, देखिए ये है इंडिया, ठीक है ना, इंडिया के बॉर्डर से आप जानते हैं म्यांमार लगती है, इधर हो गया लाओस, ये हो गया थाईलैंड। ये जो ट्राइंगल बनाया गया है, ये जो ट्राइंगल, ये अफीम की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहीं पे अफीम की खेती होती है, इसलिए हमारी सरकार भी कभी परेशान रहती है, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, यहाँ तस्करी काफ़ी होती रहती है अफीम के लिए, ठीक है ना। इसको गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। किन तीन देशों के बीच में है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है ना, याद रखना है। गोल्डन ट्राइंगल, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बच्चे, वनडे वाले बच्चे भी याद रखें। चलिए, यहाँ पे एक मुद्दा देखते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। मणिपुर, मणिपुर में एक है याओ सांग, याओ सांग, जिस तरह हम होली मनाते हैं ना नॉर्थ वाले पार्ट, उसी तरह मणिपुर में याओ सांग बोला जाता है होली को। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है संकीर्तन उपासना पद्धति, यूपीएससी के लिए पेट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। संकीर्तन उपासना पद्धति, ये जो है ना, ये कहाँ पे है? मणिपुर में, मणिपुर की है संकीर्तन उपासना पद्धति, कहाँ की? मणिपुर की, ठीक है ना, ये मणिपुर की है। ये जो है ना, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की लिस्ट में शामिल है। अमूर्त धरोहर समझ लेते हैं, मूर्त अमूर्त, मूर्त और अमूर्त के मतलब समझ लेते हैं। मूर्त जो दिखाई दे, ठीक है ना, अमूर्त जो ना दिखाई दे, ऐसे समझिए, सिंपल सा, एक सिंपल भाषा में, मूर्त जो दिखाई दे, अमूर्त जो ना दिखाई दे, ठीक है ना। तो उपासना क्या है? जब उपासना करते हैं तो दिखाई तो नहीं देता है ना, आप इंटरनली करते हैं उपासना, ठीक है ना। तो क्या है ये अमूर्त, किसके? यूनेस्को के दो तरह की, आप वो समझिए, यूनेस्को के दो तरह की लिस्ट है, एक अमूर्त लिस्ट, एक अमूर्त लिस्ट। तो इसको जो शामिल किया गया है, अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है ना। अगर किसी बिल्डिंग की बात करें, अगर किसी बिल्डिंग को यूनेस्को अगर शामिल करता है तो वो मूर्त में शामिल हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, लेकिन अमूर्त को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक। तो मणिपुर की जो है ना संकीर्तन उपासना पद्धति जो है ना, एक पद्धति है, एक उपासना करने की, प्रार्थना करने की, समझिए, एक पद्धति है। उसको जो है ना यूनेस्को के अमूर्त धरोहर साइट में, लिस्ट में जो है ना इंक्लूड किया गया है। ये
जो जितने भी लिस्ट अगर इंक्लूड किया गया है यूनेस्को साइड में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यूनेस्को के साइड भीमबेटका आप देखेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें तो देखे हुए हैं, तो यूनेस्को के लिस्ट में कौन है, भीमबेटका शामिल है, ठीक है ना। तो यहाँ संकीर्त उपासना पद्धति देखा, ये समझिए यहाँ पे एक जो वहाँ पे मणिपुर में एक मैती समुदाय है, मैती समुदाय, ये भी याद रखना, मैती समुदाय कहाँ की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैती समुदाय किस स्टेट से रिलेटेड है, मणिपुर से डाल देगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये वैष्णव आराधना करने, वैष्णव के उपासक है मैती समुदाय, समझिए मैतिक समुदाय वैष्णव 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 धर्म के है, ठीक है ना। कहाँ है, वो रहते हैं मणिपुर में रहते हैं। इन्हीं का जो है ना वैष्णव समुदाय का संकीर्तन उपासना एक पद्धति जो अपनाते हैं, वो करते हैं उस तरह की उपासना को, उसको यूनेस्को के लिस्ट में, अमूर्त लिस्ट में रखा गया है, ठीक है ना। चलिए गोल्डन ट्राइंगल समझे हमने, ठीक, संकीर्तन उपासना पद्धति को समझा हमने। चलिए डरना नहीं है, लंबी वीडियो है लेकिन सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सही से साल भर फॉलो कर ली हैं तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि कहीं भी आपको करंट से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में चाहे कहीं बोलना ही पड़े, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में तो खुशी खुशी आप जाके अच्छी तरह से समझकर एकदम कहानी की तरह आपको रटवा दिया जाएगा, नोट्स ऐसा बनाया जाएगा कि आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए। चलिए देखते हैं, जूनो भेजी बृहस्पति के, आपको याद रखना है जूनो एक मिशन है बृहस्पति के लिए, ठीक है ना। जूनो एक मिशन है नासा का, किसका, नासा का मिशन है बृहस्पति ग्रह के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। जूनो मिशन का अधिक समय नासा के अंतरिक्ष जाना, जूनो ने दशक अधिक समय थे बृहस्पति के, ठीक है ना। अभी जो बृहस्पति के सबसे बड़े चांद की तस्वीरें आप ये याद रखें आए, ठीक है। जूनो जो है ना, जूनो ने अभी बृहस्पति का एक चित्र लिया है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप चलिए एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट वन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड, देखिए हम क्या करते हैं जीडीपी निकालते हैं, या स्टेट का जीडीपी निकलता है अलग से, ठीक है ना। सकल पर्यावरणीय उत्पादन, कितने समय से मांग की जा रहा था कि आप क्या करें कि अब पर्यावरण का ही एक पर्यावरण के लिए भी एक जीडीपी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जिन्होंने कहा है कि सकल पर्यावरणीय उत्पाद, इनका जीईपी जो है ना, ये जीईपी लाने जा रहा है, जीईपी, जिसमें ये पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण में किस तरह का परफॉर्मेंस है उसके बारे में जानकारी मिलेंगी। कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड, इन्होंने कहा है। एक ऐसा निर्णय लेने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बन गया, याद रखें उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया है जो सकल पर्यावरण उत्पाद का आकलन करेगा, ठीक है ना। जीडीपी पर्यावरण में उत्पादों की हिस्सेदारी की तय की जाएगी, ठीक है ना। जीडीपी में जो जीडीपी होता है उसमें पर्यावरण उत्पादों की हिस्सेदारी की जाएगी। जो हमारा जीडीपी में है उसमें पर्यावरण को भी इंक्लूड किया जाएगा। कितने समय से ये मांग की जा रही थी कि पर्यावरण जो हम लोग क्षति करते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट करते हैं, उसको भी हम क्या करें, जीडीपी में इंक्लूड करें। तो वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट यह अपना प्रयास कर रही है, ठीक है ना। प्रयास क्या, इन्होंने घोषणा कर दिया है कि ये लाने वाले हैं, ठीक। यहाँ देखिए उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 71% वन पर भूभाग वाले क्षेत्र में, मतलब 71% वन जो है ना उत्तराखंड में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर देखते हैं न्यूज। चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, न्यूज आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन पहले ही बोल चुके हैं, डरना नहीं है, समय लगेगा। जो कुछ भी अच्छी चीज़ जो हम पढ़ते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। मेन टारगेट हमारा होना चाहिए पास करने के लिए, ठीक है ना, सफलता के लिए। अब पेपर से बेस्ट कोई माध्यम ही नहीं होता, पेपर से आप कहानी की तरह समझ जाते हैं उसको, ठीक। तब उसके बाद कोई भी मैगजीन उठाएंगे, कोई भी नोट्स पढ़ेंगे, इतनी आसान हो जाएगा ना आपके लिए, ठीक है ना। इसको डरे नहीं, इसलिए आप पढ़े। वीडियो भी लंबी होगी, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कोविड से बच कर रहें।